हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एनालाइज़र। जैसा हमने कहा था कि हम करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे बीपीएससी 70th के लिए जनवरी टू सितंबर। तो हमने जैसे कहा था कि जनवरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो पार्ट 1 रिलीज हो चुका है, पार्ट 2 अब आ जाएगा और पार्ट 3 आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पार्ट 1 में जो आपने रिस्पांस दिखाया उसके लिए सो मच ऑफ थैंक यू टू यू ऑल। ऐसे ही पार्ट 2 में बनाए रखिएगा और पार्ट 3 और आने वाले वीडियोस में भी आप जीएस एनालाइज़र के साथ ऐसे ही रिस्पांस बनाकर रखिएगा। तो हम लोगों ने जो पार्ट 1 डिस्कस करा था, तो एक बार उसको क्विक रिवीजन करना ज़रूरी है ताकि वो कनेक्टिविटी बना रहे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कनेक्टिविटी बना रहे, क्योंकि मैंने उस कनेक्टिविटी के बेसिस पे ही पढ़ाया है। तो लेट्स रिवाइज पार्ट 1 फर्स्ट। तो पार्ट 1 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। तो इसमें आपको याद ही होगा कि इंदौर प्लस सूरत टॉप सिटीज़ में थे, महाराष्ट्र टॉप स्टेट में था। फिर मैंने पढ़ाया था आपको वेटलैंड, जिसमें इंदौर, उदयपुर, ये सब 3 सिटीज़ को नॉमिनेट किया गया था। फिर मैंने एक्सपोसेट मिशन पढ़ाया था जो PSLV C58 के थ्रू लॉन्च किया गया था। फिर दृष्टि 10 स्टार लाइनर भी बताया था, ये क्या है, ये ड्रोन है। फिर GI टैग कितने 17 प्रोडक्ट्स का मैंने बताया था, जिसमें आपको कितने प्रोडक्ट्स का याद रखना है। आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मुझे भी याद नहीं होता, इसलिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का आप याद रख सकते हो, उडेन वोंचा और RD कैरेक। 46 सेशन भी पढ़ाया मैंने, कहाँ पे हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ ये। फिर मैंने 16 फाइनेंस कमीशन भी आपको पढ़ाया, कौन था, अरविंद पेनगरिया एंड चेयरमैन है अरविंद पेनगरिया जी एंड ऋत्विक रंजन पांडे इसके सेक्रेटरी हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट रैंक यूपी का है, सेकेंड रैंक हमारा प्यारा बिहार का है, फिर थर्ड रैंक मध्य प्रदेश का। फिर हमने ब्रिक्स पढ़ाया कि ब्रिक्स में इस बार का होस्ट ब्रिक्स का रशिया है, प्लस ब्रिक्स में 5 न्यू मेंबर्स और ऐड हुए हैं और अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। फिर 19th नान समिट पढ़ाया कि ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ हुआ, ये कंपाला में ऑर्गेनाइज हुआ, कंपाला जो कि युगांडा की कैपिटल है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने भाग लिया था। फिर मैंने PM विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको बताया कि ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए 18 हैंडीक्राफ्ट में ये गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, और जो कि बजट 2023-2024 में ये था। तो इतना मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया था। अब आते हैं बिहार की तरफ। फिर बिहार में मैंने एक पढ़ाया आपको मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम। फिर वैभव सूर्यवंशी, ये कहाँ के भैया, समस्तीपुर के। किसका रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन तेंदुलकर का। कितने एज में इन्होंने खेला, 12 ईयर एज में रणजी मैच खेला था इसने। फिर पूर्णिया सिविल कोड क्या है, फुल्ली डिजिटलाइज कोड बन चुका है। फिर स्वच्छ भारत मिशन सर्वे, इसमें कौन सा 2 सिटी जो गार्बेज फ्री सिटी हुआ, एक है पटना और दूसरा है सुपौल। तीसरा फिर पहले बड़ा संस्कृति मिश्रा, इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको साहित्य युवा अवार्ड मिला था। ये कहाँ की है, ये दरभंगा की है। फिर भिक्षु धम्म छाया, ये किसके डिसाइपल थे भैया, ये गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे। ये स्टैचू ऑफ विजडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये भी पढ़ाया था हमने। ये कहाँ पे हुआ था, JP गंगा पाथ पे, गंगा में पटना में ये स्टैचू इस्टेब्लिश किया गया था। फिर ब्रीडिंग सेंटर फॉर घड़ियाल एंड टर्टवाइज कहाँ पर आया था, बेतिया। ये कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण। इतना हमने कवर कर दिया था टॉपिक। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज नेक्स्ट पार्ट जो है बिहार BPSC के लिए जो करंट अफेयर्स है उसका जनवरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इनसेट 3DS, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, नेशनल स्टॉक मार्केट, मलेरिया वैक्सीन, नीतीश डिवाइस। भैया ये नीतीश कुमार वाला डिवाइस है, नहीं है, ये नीतीश डिवाइस है। श्रेष्ठ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, भारत रत्न अवार्ड 2024, रामसर साइट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड अटल सेतु। फिर बिहार में
फिर बिहार में हम लेकर आए हैं कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, फिर पद्मा अवार्ड, किन किन को बिहार रिलेटेड पद्मा अवार्ड मिला। फिर अंजलि जी बिहार की, फिर कात्यायनी सिंह, फिर मोहम्मद हुसैन। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, इनइक्वालिटी, एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये भैया ये रिपोर्ट कौन निकालता है भैया? एक ऑब्जर्म रिपोर्ट आता है, ऑब्जर्म रिपोर्ट। ये बात करता है इनइक्वालिटी का। किसका? इनइक्वालिटी का। ये निकला है 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट होता है, कहाँ पे होता है? डेवोस में, स्विट्ज़रलैंड में होता है। ये यहाँ पे इस रिपोर्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि इनइक्वालिटी होता क्या है, असमानता क्या है। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डिस्कस करता है कि ये बताता है, ये रिपोर्ट का इंसाइट ये है कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटी जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ करा है, इनइक्वालिटी रैपिडली इंक्रीज़ करा है। फिर आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊं, वर्ल्ड के इस रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूं मैं, वर्ल्ड के 5% जो है ना, वर्ल्ड 5 टॉप रिचेस्ट पर्सन जो है, उन्होंने 13 ईयर्स में अपना वेल्थ डबल कर लिया है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमी के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ 5 लोगों ने ये कर दिखाया है। तो ये इनइक्वालिटी गैप कितना बढ़ गया है, गरीब कितना होता जा रहा है और अमीर कितना हो जा रहा है। 1% ऑफ द पीपल कंटेनिंग 99% ऑफ द वेल्थ, ये डाटा यही बता रहा है। और आपको ये भी बात सुन के एक आश्चर्य होगा कि पॉवर्टी जो है, इस रिपोर्ट के आधार पे पॉवर्टी जो है वो नेक्स्ट कितने ईयर्स तक, आप बताओ कितने ईयर्स तक वो इरिडिकेट नहीं हो सकता है? कोई गैस? 2, 3, 5, 10? नो भैया, 229 ईयर्स तक पॉवर्टी इरिडिकेट नहीं हो सकता इस वर्ल्ड से। आप समझ रहे हो? 100 ईयर्स भी नहीं, 229 ईयर्स तक इस रिपोर्ट के आधार पे कि वर्ल्ड से पॉवर्टी ख़त्म नहीं हो सकता है, इतना इनइक्वालिटी है। तो हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या याद रखना है, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये निकालता है, एक मिनट, ये इनइक्वालिटी के रिलेटेड रिपोर्ट है, ये ऑक्सबॉम रिपोर्ट है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, यहाँ पे ये रिलीज़ किया गया था। और ये 5 वेल्थ, ये तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए था। बाकी जो इन्फॉर्मेशन था, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ऑब्जर्व रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिलीज। बट यहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी जो है, बीपीएससी एक ट्विस्ट कर सकता है आपको। कैसे ट्विस्ट कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट मैं इसको रब कर लूँ, ताकि क्योंकि स्पेस कम बचता है ना, तो रब करना पड़ेगा भैया। लेट मी टेक सम टाइम, वेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बना कब था पता है? 1971 पे। ये पूछ लेता है, क्योंकि अब यूपीएससी और बीपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहा है ना, ये पूछ लेता है। पहले तो 1 लाइनर था, वो कब आया, क्या आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डायरेक्ट उसका आंसर। बट अब नहीं, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ईयर कौन सा है। ये 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। दूसरा, इसका पहले क्या नाम था पता है आपको? यूरोपियन मैनेजमेंट, ये डॉक्टर लोग लिखते हैं बट ठीक है, मैनेजमेंट मैंने भी कहीं से सीखा है, मैनेजमेंट फोरम। इसका रिपोर्ट, ये कौन से रिपोर्ट निकालता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब VVI है, आप ये समझो। ये निकालता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, या रिपोर्ट ये निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप
रिपोर्ट सुना होगा आपने नाम, ये निकालता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सारा रिपोर्ट आपको ये निकालता है। आप ये तो आप कुछ सुनो ना सुनो, ये तो पक्का सुना होगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 129। तो ये तो आप सुने ही सुने होंगे। ये आपको मैं एक क्लास लेके आऊँगा ना जहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट और इंडेक्स को, इंडिया का क्या रैंक है, वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है, कौन बॉटम टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया क्या होल्ड करता है पोजीशन, ये रिपोर्ट मैं ये लेके आऊँगा। इसलिए मैं यहाँ आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट दे रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जैसे पढ़ रहे हो ना, कैसे पढ़ना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिलेटेड। तो अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बीपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम टू न्यू क्वेश्चन। दूसरा है भैया इनसेट 3DS। ये क्या है भैया? ये लॉन्च, ये इनसेट 3DS क्या है? ये वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है। वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है। ये किसने लॉन्च किया है भैया? हमारे इसरो ने लॉन्च किया है। ये रॉकेट कौन से रॉकेट से लॉन्च किया हुआ है? GSLV F-14। ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया वेदर फोरकास्टिंग। मैंने अब कल के क्लास में मैंने बताया था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम था, बीपीएससी TRE। तो उसमें TRE या हेडमास्टर टाइप के कुछ एग्ज़ाम थे, तो उसमें यही पूछा था कि इनसेट 3DS के बदले उसने पूछ दिया था इनसेट 3D। तो इनसेट 3D जब बीपीएससी ने पूछा है तो ये हो सकता है कुछ ट्राई करने के लिए हमें भी पूछ ले, हमारे एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो भैया थोड़ा जान लेते हैं इसका। इनसेट 3D जो है वो लॉन्च हुआ है। इसका लॉन्च डेट है 25 जुलाई 2013। और जो लॉन्च व्हीकल है ये दो चीज़ काफ़ी है। ये दो चीज़ आपको याद हो गया ना, क्योंकि आजकल डेट और लॉन्च व्हीकल कौन सा है? ये है एराइन 5 ECA। ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? फ्रेंच गियोना, ये यहाँ से लॉन्च हुआ था। हमें क्या क्या याद रखना है? इनसेट 3DS किस काम के लिए है? ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए। लॉन्च किसने किया? इसरो ने किया। कहाँ से किया? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से किया, श्रीहरिकोटा। फिर ये लॉन्च रॉकेट कौन सा है? PSLV F-14। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये बता दिया इनसेट 3DS। और लॉन्च व्हीकल क्या है? 220 इनसेट 3D का लॉन्च व्हीकल क्या है? ये एराइन 5 ECA है और ये लॉन्च कब हुआ? 5 जुलाई 2013। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, एक छोटा सा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा है कहीं पे, इसलिए मैं दे देता हूँ। एक 3 ऑर्बिट आपने सुना होगा ना? ऑर्बिट जैसे सैटेलाइट के होते हैं, SSLV, PSLV, GSLV, ये तो आपने सुना होगा। इस तरह ऑर्बिट भी सुना होगा आपने, लियो, मियो और जियो। लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो इसका किलोमीटर कितना है? ये सवाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो किलोमीटर कितना, रेंज क्या है इसका, ये 200 किलोमीटर टू 2K किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक है। ये है 3,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर और अप टू 36,000 किलोमीटर में ये है जियो अर्थ, जो कि हम ज़्यादातर सैटेलाइट GSLV से भेजते हैं, तो इसी को टारगेट करते हैं हम। और लियो में भेजना होता है तो हम PSLV का यूज़ करते हैं या SSLV का भी यूज़ कर लेते हैं पोलर ऑर्बिटल के लिए। तो ये चीज़ है। इसमें डिटेल में जानने के लिए आपको साइंस टेक का क्लास करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इनका पेलोड अलग अलग होता है। जैसे GSLV है, ये इसका पेलोड जो होता है ये 3 होता है। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक क्रायोजेनिक इंजन। अब जो GSLV 4 आया, जो अभी GSLV F-14 गया है, इसमें तीनों
क्रायोजेनिक इंजन है, ये भी क्रायोजेनिक इंजन, ये भी क्रायोजेनिक इंजन, ये ना सॉलिड ना लिक्विड, ये क्रायोजेनिक इंजन। तो ये सब बहुत टेक्निकल हो जाता है और ये पूछता है बीपीएससी, बट हम करंट अफेयर्स यहाँ कवर कर रहे हैं तो उसी को रखते हैं, नहीं तो ये डेप्थ आप अगर जाना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये फिर ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए फिर हमें अलग से क्लास लाना होगा, फिर अलग से सब कुछ करना होगा, तो अभी इतना ही रखते हैं अपन। फिर आते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव तो भैया इसका ये है कि जो रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया। हाउस होल्ड कितने हाउस होल्ड? 1 करोड़ हाउस होल्ड पे रूफ टॉप पे सोलर पावर सिस्टम। ये आप बोल रहे होगे कि ये तो हमने पहले भी सुन रखा है, ये नए, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि जो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, गवर्नमेंट का सोलर पावर को लेकर क्या टारगेट है, जो रूफ टॉप को लेकर के क्या टारगेट है, सोलर रूफ टॉप को लेकर क्या टारगेट है? 40 गीगावाट एनर्जी बाय 2022 ये टारगेट है। उसको पूरा करने के लिए स्कीम आया है, उसको पूरा करने के लिए स्कीम आया है, जो कि टारगेट कितना है? 40 गीगावाट बाय 2022। इससे पहले आपने 2014 में एक स्कीम का नाम सुना होगा, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, जो कि इसी को पूरा करने, इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आया हुआ है। ये जो है, ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये इसका एक्सटेंशन है, जहाँ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड के घर पे आपको वो लगाया जाएगा, रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा, ताकि वो रेन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस कर सकें। तो हम लोग ये आते हैं, अच्छा रेन्यूएबल एनर्जी की जहाँ तक बात आई, क्या आपको पता है कि इंडिया का रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है? किसी को आइडिया है? चलो बता देते हैं, आइडिया है भी फिर भी बता देते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया का क्या है? इंडिया का टारगेट है 50 गीगावाट बाय 2030 एंड 1 टेरावाट बाय 2035। ये है टारगेट किसका? इंडिया का, रेन्यूएबल एनर्जी का। ये रेन्यूएबल एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, ये सोलर से भी पूरा होगा, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी पूरा होगा, ये आपका विंड एनर्जी से पूरा होगा, जितने भी सोलर, बायोगैस से पूरा होगा, जितने भी हैं सोलर एनर्जी जो रेन्यूएबल हैं, वो सारा ये टारगेट को पूरा करेगा ये सब। उसमें ये 40 गीगावाट भी पार्ट है, जो कि सोलर एनर्जी के अंदर आएगा, जो सोलर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आएगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो अब हम आते हैं आपका ये टॉपिक पे, दैट इज जापान। ये स्लिम आप देख रहे हो, ये स्लिम पतला होने वाला स्लिम नहीं है, ये भैया है स्लिम का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। कहाँ पे? फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जापान 4th कंट्री हो गया है, 4th तो इंडिया है, 5th ऐसा कंट्री हो गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। 4th कौन कौन से हैं? पहला है आपका रशिया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया एंड पांचवा जापान। ये जो है स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून, इसने मतलब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है ना, कि ये विदिन 100 मीटर मतलब प्रिसाइजन लैंडिंग किया है इसने, कि ये स्पेसिफिक एरिया में ही लैंड होना है। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि ये स्पेसिफिक एरिया में ही हमें लैंड करना है। ये इसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापान इज़ ऑलवेज टेक्नोलॉजी एडवांस, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है वो, इसलिए वो प्रिसाइजिंग लैंडिंग की तरफ जा रहा था। और
ही अचीव एज अ 5th कंट्री टू लैंड ऑन मून एज अ सॉफ्ट लैंडिंग। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। 5th कंट्री, 5th जो है कंट्री हो गया जो मून में लैंड किया। चौथा 4 कंट्री कौन है जो लैंड किया हुआ है, और इससे ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट के पास। इंडिया जो है, आपने स्टॉक मार्केट से आपको 2 चीज़ याद होगा, BSE NSE। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर ये न्यूज़ क्या है, फिर ये देखते हैं। BSE क्या होता है भैया? BSE होता है भैया बॉम्बे, अब भैया इसको सबको पता है, सब तो स्टॉक ही लगाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसका डेवलपमेंट 1875, ये तो पता है ना आपको। ये दोनों मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट में, ये तो पता ही होगा। ये 1875 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और ये कौन सा, ये क्या करता है, ये टॉप 30 कंपनीज़ का, ये याद रखना 30 सेंसेक्स, ये 30 कंपनीज परफॉर्मेंस इसको मॉनिटर करता है, जिसको सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। सेंसेक्स कितने कंपनी का? 30 कंपनी का। कौन निकालता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या करता है? ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कब बना था भैया? 1992 में बना था। ये क्या निकालता है? ये निकालता है 50 टॉप 50 कंपनीज़ का, जिसको क्या कहते हैं? निफ्टी। ये ऐसे याद रखना, 50 निफ्टी, 50 निफ्टी। तो ये 50, ये सेंसेक्स 30, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलो ये तो हुआ बैकग्राउंड। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूज़। ये तो पता ही है ना आपको कि आजकल स्टॉक एक्सचेंज कितना आसान हो गया। सब तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं बैठ के। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये आसान हो गया है, क्योंकि मोबाइल ऐप्स इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो इसको देखते हुए इंडिया अब जो है फोर्थ पोजीशन पे आ गया है। किसको पीछे करके? हांगकांग को पीछे करके। हांगकांग को पीछे करके इंडिया 4th पोजीशन पे आ गया है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा चाइना, तीसरा जापान, फिर चौथा हमारा प्यारा भारत, इंडिया, एंड आफ्टर दैट इज़ हांगकांग। ये था न्यूज़, ठीक है। ये आपको हमने बता ही दिया BSE और NSE के बारे में, NSE के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे ही दिया। आपको यही याद रखना है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का जो इंडिया है वो 4th नंबर पे आ गया, 4th लार्जेस्ट मार्केट बन गया। USA, चाइना, जापान के बाद इंडिया है, जो कि किसको पीछे किया? हांगकांग को पीछे किया। इट्स सिंपल, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ भैया? ये कैमरून एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, यहाँ शुरू हुआ है ये चीज़। ओहो सॉरी, लेट्स करेक्ट इट। कैमरून ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जो ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहा है। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है अगेंस्ट किसके? मलेरिया के। कौन सा वैक्सीन ये यूज़ करेंगे? मॉस्कीक्यूरेक्स RTS, ये वैक्सीन यूज़ करेंगे। इसको बनाया किसने? इसको बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आपको पता है ना कि मलेरिया जैसे डिजीज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो हैबिचुअल कंडीशन है वो उतना खास नहीं है। दैट इज़ नॉट लाइक इंडिया और सम अदर डेवलपिंग कंट्री। वहाँ बहुत लोग पुअर हैं और बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये सब डिजीज़ है, ये बहुत कॉमन है वहाँ पे, बहुत कॉमन है। तो ये स्टार्ट किया है कैमरून ने, मॉस्क्यूरेक्स RTS। ये वैक्सीन का नाम है और इसको वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है कि लगाओ भैया वैक्सीन दवा कर। ये था न्यूज़ रिलेटेड टू मलेरिया। अब भैया हमारे आते हैं नीतीश। दिस इज़ नॉट नीतीश कुमार, दिस इज़ Nitish is novel initiative
इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, नाम तो बहुत बड़ा रखता है भाई। इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ये फुल फॉर्म है नीतीश का। आप नीतीश कुमार मत समझ लेना, ये फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है भैया, ये है डिजास्टर जो होता है ना, जैसे कि हीट वेव हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गया, बहुत बारिश आने वाला है, फ्लड आने वाला है, मतलब इससे रिलेटेड जो डिजास्टर, एक्सट्रीम हीट हो रहा है, कोल्ड वेव आने वाला है, तो ये डिवाइस जो है ये आपको 30 मिनट्स पहले आपको वार्निंग दे देगा कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। ये किसकी मदद से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई IIT पटना की मदद से बना। एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है, जो भी बिहार में ना कुछ भी ऐसा नया चीज़ आता है ना, तो ज़्यादातर IIT पटना या NIT पटना का हेल्प रहता है उस पर, तो आप जा सकते हो। और ये लॉन्च किसने किया है, ये लॉन्च किया है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसने किया है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। कौन सा डिवाइस, नीतीश डिवाइस, जिसका फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो 30 मिनट्स पहले आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, किसका, डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि हेल्प किसके हेल्प से बना है, IIT पटना के हेल्प से बना है। आपको इसमें मज़ेदार बात बताऊँ एक चीज़, ये जो चार्ज होगा ना, डिवाइस है तो चार्ज होगा, पता है ये किससे चार्ज होगा, आपके बॉडी की एनर्जी से। भैया मुझे भी कोई ला के दो, मैं भी देखूं कैसे चार्ज होता है। इंटरेस्टिंग है भैया, जानना चाहिए कैसे चार्ज होता है, बॉडी की एनर्जी से कैसे चार्ज हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट इज श्रेष्ठ स्कीम। ये क्या है, ये देखो ना, ये क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जितने भी शेड्यूल कास्ट जो कि मतलब अनडिजर्व्ड हैं, जो कि मतलब जैसे कि NGOs हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, इनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। मतलब ये स्कीम लाया जा रहा है कि जो कि मतलब क्या है ना, कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंट स्कूल में। अच्छा, ये मिनिस्ट्री कौन सा है, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री है इसका। आप ये याद रखना कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि अनडिजर्व हैं, जो कि उतना फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाए हैं, तो उनको जो भी प्राइवेटली रन NGOs है या रेसिडेंटल स्कूल है, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, उनको वहाँ पे इनरोल किया जाएगा। आप याद रखना, श्रेष्ठ स्कीम SC अनडिजर्व स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अब आता है भैया वन स्टॉप सेंटर स्कीम। अब इसमें सीधा मिनिस्ट्री याद रखो, ये कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है ना, कि जैसे वुमेन के लिए हेल्प सेंटर होता है, ठीक है, तो बहुत अलग अलग हेल्प सेंटर हैं यहाँ पे। तो उन्होंने एक स्टॉप सेंटर बना दिया है कि सब जितने भी हेल्प सेंटर हैं या उनके रिलेटेड जितने भी चीज़ें, इनिशिएटिव्स है इस रिलेटेड, ये सबको इसने एक में एक्यूमुलेट कर दिया है, ताकि अगर यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई भी वायलेंस या किसी तरह का भी वो होता है, अफेक्टेड होता है, या मतलब अंडर वन रूफ किसी भी तरह का वायलेंस को, या किसी तरह का भी उनके साथ कुछ भी होता है, कोई विक्टिम होता है, तो उनको एक ही रूप में आके सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ये स्कीम है वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च किया है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज भारत रत्न। देखो भारत रत्न तो आपको पता होगा क्या है, मैं इसको कवर करने से पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको भारत रत्न के बारे में। पता होगा आपको, बाकी आप फिर भी जान लो भैया, क्या है जानने में, क्या है, नॉलेज लेते रहना चाहिए, रिवीजन ही हो जाए आपका। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये याद रखो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। दूसरा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में
7th रैंक है इसका। ऑर्डर ऑफ पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इसमें 7th रैंक है इसका। इसके फर्स्ट रिसेप्टेंट कौन कौन हैं ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनको पहली बार मिला। एक हैं सी राज गोपालचारी, पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सब कुछ पढ़ा होगा आपने। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन, प्लस CV रमन, रमन इफेक्ट, रमन। ये 3 पहले रिसेप्टेंट हैं भारत रत्न के। कब मिला इनको? 1954 में। इस पे क्या मिलता है? एक पीपल लीफ मिलता है। आप जब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम घूमने गए हो आप कभी? जब जाओगे ना वहाँ पे भारत रत्न रखा हुआ है, देखना। ये एक पीपल लीफ टाइप होता है, इस टाइप, और साथ में क्या होता है ना कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस पे कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने, ये तो था हिस्ट्री इसका, इसके पीछे का हिस्ट्री। क्या क्या हिस्ट्री था? ये था कि 1954 में पहली बार मिलना शुरू हुआ। ओह सॉरी 1954 में पहली बार मिलना शुरू हुआ। फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट 7 आता है। 3 लोगों को सबसे पहली बार मिला था, सी राजा गोपालचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरा CV रमन। इस पीपल शेप का होता है और सर्टिफिकेट मिलता है, नो मॉनेटरी ग्रांट। ये था इसका हिस्ट्री। लेट्स कम्स टू करंट अफेयर्स, क्योंकि ये तो क्लास करंट अफेयर्स का है। इस बार 49 नंबर का किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को। इनका क्या नाम है? जन नायक। अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, डिटेल बताऊंगा जब हम बिहार वाले स्लाइड्स करेंगे अभी आगे। अभी इतना जान लो आप, 49 इन कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, जिनको जननायक कहते हैं। ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, CM बिहार रह चुके हैं। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, इनके बारे में आपको पता ही होगा। 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे, 2002 टू 2004। फिर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया, किसमें? फूड क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में। फिर आते हैं PV नरसिम्हा राव, 1991 रिफॉर्म्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इनको एग्रीकल्चर के लीडर माना जाता है, एग्रीकल्चर का लीडर माना जाता है, ये याद रखो। कौन कौन है? 49 कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में चमकेगा ही चमकेगा। आप देख लेना, ये एग्ज़ाम में चमकेगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट, रामसर साइट। ये क्या है भैया? ये नए 5 ऐड हुए हैं, 3 कर्नाटका के। देखो अभी एग्जैक्ट, क्योंकि अपन जनवरी का करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि अपन पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ना रेगुलरली अपडेट होते रहता है। आप आज करो फिर कल अपडेट हो जाएगा, फिर आप करो फिर अपडेट हो जाएगा, तो आपको लगेगा पीछे चल रहे हैं। तो हम जनवरी के हिसाब से लेके चलते हैं। उस वक्त क्या स्टेटस था उस वक्त? अब भी तो 85 है, उस वक्त 80 था। 75 हम अमृतकाल में थे जब मनाया गया था। फिर वहाँ से हम 80 पे आ गए। 80 में क्या है? 3 कर्नाटका का है, 2 तमिलनाडु का है, ठीक है। इनके नाम है अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। एक है अघानसानी इस्चुरी, एक है मगधी किरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 जो है ये कर्नाटका का है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के 2 हैं, एक है क्राइवेटी बर्ड सेंचुरी, दूसरा है लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये तो फेमस है, सोला फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये चीज़ जो है आपको याद रखना है
आप इसका सिनोनिम बना लो, कुछ भी बना लो, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, ये याद होने वाला चीज़ है नहीं। आप 2-3 बार जब रेगुलरली रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप याद रखो कि 3 कर्नाटका के मिले थे, 2 तमिलनाडु का मिला था, एक लॉन्गवुड 16 रिजर्व है, 16 से आप याद करो, क्राइवेटी, फिर ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब आता है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है ये मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। इसका थीम क्या है? इसका थीम है, इस बार का थीम है 2024 का क्या थीम है? ये थीम है आपका वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग्स। वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग्स क्या थीम है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ये याद रखना होगा। ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होगा। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट, आप नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिमिनेट करके या आप कुछ 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़। बट ये चीज़ याद रखना जरूरी है। कब है? 2 फरवरी को। आपको कल की क्लास में मैंने इसका हिस्ट्री बताया था। बाकी ये 3 आपको क्या क्या याद रखना है? ये 3 कर्नाटका के हैं और 2 तमिलनाडु के, 2 फरवरी को मिला है। वेटलैंड एंड ह्यूमन बींग्स इसका थीम है। और टोटल नंबर अभी तो 85 है। अभी आगे की क्लास में और हो सकता है कि और बढ़े, बट 85 है। बट इस क्लास तक 80 हमने डिस्कस किया है। फिर आगे 2 और करेंगे, फिर 3 और करेंगे, तो ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Let's move to new topic, that would be corruption perception index। क्या है ये? इसको रिलीज कौन करता है भैया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ मैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। इंडिया का क्या रैंक है? 93rd आउट ऑफ। इसमें क्या होता है ना कि जो जीरो होता है ना, वो जो जीरो, जिसका स्कोर 0 रहता है, वो हाईली करप्ट होता है। क्या होता है? हाईली करप्ट। जिसका 100 होता है वो करप्ट फ्री होता है। तो कोई भी ऐसा कंट्री है ना, कोई ऐसा कंट्री ना जो 100 में 100 है, जो टॉप पे है ना, वो भी 90 स्कोर कर रहा है। जैसे डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब जो टॉप कंट्री है, फिर भी ये इतना। इंडिया का क्या रैंक है? 93rd। इंडिया का स्कोर क्या है? इसको घुमा दो। ये ऐसे होना चाहिए ना, डेटा ऐसे होना चाहिए, तब ना मज़ा है। याद एक करो, याद एक करो, याद 2 हो रहा है आपको, ऐसे हो तब ना मज़ा है। हर चीज़ ऐसे होना चाहिए। कितना है रैंक? क्या है इंडिया का? 93rd। और स्कोर क्या है इंडिया का? 39। आप बोलोगे ये स्कोर क्यों बता रहे हो? स्कोर का क्या काम है? स्कोर का बहुत काम है। जब क्वेश्चन घुमाना चाहता है ना, तो ये तो पूछता ही है, साथ में ये भी पूछता है। आप यकीन नहीं करोगे, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ना बीपीएससी का, इसका भी देख लेना। अब आपको आइडिया लग जाएगा ये कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, तभी हम पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम PYQ टू FYQ, नथिंग एल्स। तो आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इस अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। इसको यहाँ बार बार देखा जाता है, उससे ये क्वेश्चन की और क्या कंटेंट जो आज रेलेवेंट है वो इस चीज़ से रेलेवेंट है कि नहीं, ये देखा जाता है बार बार, तभी आपको दिया जाता है। चलो इसको डिस्कस करने के बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर अपने को बिहार भी डिस्कस करना है। लेट्स मूव टू अटल सेतु। अटल सेतु का लेंथ कितना है? 28 किलोमीटर। ये तो भैया मुंह पे रट लो, ये आएगा ये सवाल, ये देख लेना, ये सवाल आएगा। ये क्या है ना, ये लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। सी ब्रिज है इंडिया का। अटल सेतु कितना किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर। ये किसको कनेक्ट करता है? नवी मुंबई को कनेक्ट करता है साउथ मुंबई से। ये नवी मुंबई को कनेक्ट करता है साउथ। इसका बजट कितना था? कॉस्ट कितना था? 17,840 करोड़। और आपको रैंक पता है, ये 12th लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। इंडिया में क्या है? फर्स्ट। वर्ल्ड में कितना है? 12th। कितना किलोमीटर है? 12.8। किसको कनेक्ट करता है? नवी मुंबई को साउथ मुंबई से। कितना बजट में बना है? 17,840 करोड़। इतना याद कर लो, सफिशिएंट है। और आपको याद नहीं करना है, आप मतलब बार बार जब इसको पढ़ोगे ना, ये PDF इस तरह बनाने का आपको पता है क्या आइडिया है? ये PDF इस तरह इसलिए बना है ना कि जब आप इस वीडियो को देखो ना, तब आप रिकॉल कर सको आपने क्या पढ़ा है। जब आप इस PDF को देखो तो आप रिकॉल कर सको, अच्छा
ये टोटल लेंथ क्या होगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस से वो चीज़, क्योंकि आपने पढ़ा है तो वो आपके सामने से गया हुआ होगा, तो आपको ये चीज़ दिखेगा, अच्छा ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ आपको दिखेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉलिंग पावर आप इंक्रीज़ करो। आप हर चीज़ देखते हुए, मतलब पढ़ रहे हो देख रहे हो, पढ़ रहे हो देख रहे हो, उससे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है रेदर देन रिकॉलिंग थिंग्स। इसलिए ट्राई टू रिकॉल एज मच एज यू कैन। लेट्स कम टू बिहार, दैट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। इस कर्पूरी ठाकुर जी, अभी आपको हमने बताया था ये कौन है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, सीएम ऑफ बिहार रह चुके हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम, बस ख़त्म होने वाला है, 2 टाइम्स रह चुके हैं, 1972, 1971 1 साल के लिए, 1977 to 79। ही इज़ अ ट्वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। याद रखना इनका नाम, इनको क्या नाम जाना जाता है, जननायक, जननायक। इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, समस्तीपुर, समस्तीपुर, ठीक है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थे, जेपी के साथ, जेपी नारायण प्लस राम मनोहर लोहिया प्लस राम नंदन, ये इनके साथ एसोसिएटेड थे QIM में, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942, याद ही होगा आपको। और ये याद रखना कि ये सबसे पहले जो थे इनका पॉलिटिकल जर्नी, क्योंकि पॉलिटिकल जर्नी इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनका पॉलिटिकल जर्नी सबसे पहले ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। फिर इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, जनता पार्टी। और ये सबसे पहली बार 1952 में MLA बने। कहाँ से बने, ताजपुर कंस्टिट्यूएंसी। आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या बता रहे हैं, ये कितना चीज़ बता रहे हैं, ये क्या क्या, मतलब ऐसा नहीं है, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ ही आपको बता रहे हैं, बिकॉज़ ये सारा चीज़ आ चुका है पहले, ये सारा चीज़ हमने देखा है। क्योंकि एक रामविलास पासवान थे या कोई और था जो डेथ किए थे, तो वो BPS से उसका पार्टी पूछ लिया था कि वो सबसे पहली बार किस पार्टी से एसोसिएटेड थे। ये तो इस बार के लिए बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्पूरी ठाकुर जी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे थे, क्या थे, कहाँ से रिलेटेड थे, कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने, वो क्यों फेमस थे, उनका नाम क्या था, वो किस पार्टी से एसोसिएटेड थे, कहाँ से सबसे पहली बार MP बने थे, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और एक चीज़ इनका याद रखना, ये 26% रिजर्वेशन जो था उनके सपोर्ट में थे और ये एलोकेट करना चाहते थे। इनके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाया था जिनका नाम है, बहुत फेमस कमेटी है, मुंगेरी लाल कमीशन, ये याद रखना, मुंगेरी लाल कमीशन। क्या आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर जी 26% रिजर्वेशन, मुंगेरी लाल कमीशन, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 1970 to 71, 77 to 79। पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट सोशल पार्टी टू जनता पार्टी, and in 1952 he elected as an MLA from Tajpur constituency for the first time and he is also known as Jan Nayak। ये आपको याद रखना है क्योंकि this time this will come in your paper, ये चमकेगा भैया, ये देख लेना। आप ये मत समझना ये वो क्वेश्चन आएगा कि किसको इस बार बिहार से भारत रत्न मिला, ये क्वेश्चन ना आने वाला है। It will go into its background and it will ask anything। So I taught you everything about his background, from his political journey to his reservation policy to his political career to his socialist career, from where he started and from where he's born। बार बार आप रिवाइज करना, 1-2 बार वीडियोस को 2x के स्पीड में देखना, आपको सारा कुछ फिर से रिकॉल हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि आपको दोबारा याद करना पड़े। सो फ्रॉम दिस लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, दैट इज़ लघु उद्यमी योजना। क्या योजना, लघु उद्यमी योजना। देखो इसमें ये जो है ना, मैंने सबका स्कीम भी ले रखा है क्योंकि पूछ लेता है स्कीम, तो अब सिंपली याद रखना ये बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है, ये बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम है, ये 5 साल के लिए
लाया जाएगा, जिसमें 2 लाख जो है रुपए दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। पहले इंस्टॉलमेंट में 25%, दूसरे में 50%, तीसरे में 25%। ये स्कीम है। 2 लाख परिवारों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए दिया जाएगा, 5 साल के लिए दिया जाएगा बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत, जिसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और 62 इंडस्ट्रीज़ को इसमें रखा गया है। बस इतना याद रखो काफ़ी है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वो इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ाना चाहता ना तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाता आपको कि किसको मिलेगा, क्या एज ग्रुप है, कितना क्या है, मतलब वो काम क्वेश्चन तो चमकना चाहिए ना भाई। पढ़ने का मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो ये ना कि वो आंसर क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में। इस पढ़ने का मतलब नॉलेज तो है, बट इतना ज़्यादा वो नॉलेज क्या काम करोगे। ये उद्यमी योजना आपके कहाँ काम आ रहा है? आपको तो वैसे पढ़ना है ना जहाँ की आपके काम आए वो। चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू, दैट वुड बी बिहार इलेक्ट्रिक पॉलिसी। ये क्या है ना, देखो मैं आपको सिंपल में बताता हूँ कि गवर्नमेंट का टारगेट है 2023 में बिहार में जो जितने भी व्हीकल रजिस्टर हो ना, 15% व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। सिंपल, ये याद रखो। इसके लिए वो इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप 2 व्हीलर खरीदोगे तो 10,000 छूट मिलेगा, आप SC ST हो तो आपको ये छूट मिलेगा, आप 7500 रुपये आपको पर व्हीकल मिलेगा पर कैटेगरी वाइज, फिर 70% डिस्काउंट आपको मिलेगा व्हीकल टैक्स में। ये कोई काम का नहीं, इतना याद रखो। 2023 में 15% टारगेट है, जितने भी व्हीकल रजिस्टर होंगे बिहार के अंडर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। यही है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, ठीक है। अब आते हैं पद्मा अवार्ड्स। ये तो भैया ये मतलब ये जो है ना, मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। देखो एक कर्पूरी, बिहार में एक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद ये इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा। देखो पद्मा अवार्ड में पद्म विभूषण जो है, पद्म भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण जो है ना 5 लोगों को मिला है, जिसमें एक बिहार के हैं, जिसमें अभी हम लोग बिहार का डिस्कस कर रहे हैं तो बिहार का डिस्कस करेंगे, जिनका नाम क्या है, बिंदेश्वर पाठक जी। कौन है? बिंदेश्वर पाठक, जो क्या है, ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, जिसको टॉयलेट मैन ऑफ, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर, जिसको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका एक चीज़ याद रखना, ये पूछ सकता है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वैशाली। वैशाली में कहाँ? रामपुर बघेल, रामपुर बघेल ये डिस्ट्रिक्ट है। इन्हीं को कहता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, बिंदेश्वर पाठक जी, सुलभ इंटरनेशनल। ये आपको समझ में आ गया। अब पद्म विभूषण एक को मिला है, बिहार से मिला तो 5 को है, बट बिहार से किसको मिला है वो, क्योंकि अपन अभी यहाँ बिहार रिलेटेड कवर कर रहे हैं, तो अब फिर एक पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। विभूषण एक, पद्म भूषण एक, किसको मिला है? डॉक्टर CP ठाकुर। हु इज ही? ये कहाँ से हैं? ये इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला है, मेडिसिन के फील्ड में मिला है। इनको सोशल वर्क के फील्ड में मिला हुआ है, इनको सोशल वर्क के फील्ड में, इनको मेडिसिन के फील्ड में मिला हुआ है। ये कहाँ के हैं? ये मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। इनको किस लिए मिला है? इनका जो फील्ड, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड, कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कालाजार, डायग्नोसिस ऑफ कालाजार, इस फील्ड में, इस फील्ड के लिए इनको मिला है पद्म भूषण। और पता है आपको, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। 3 टाइम्स MP भी हैं लोकसभा के और 2 टाइम्स राज्यसभा MP भी हैं। अब देखो पद्मा अवार्ड एक तो हमने याद कर लिया था, भारत रत्न इज नॉट पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड इज मतलब आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण इज द सेकेंड, थर्ड इज पद्म भूषण एंड फोर्थ इज पद्मश्री। देन भारत रत्न आपने पढ़ लिया, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, जिनको जननायक कहता है। फिर पद्म विभूषण किनको मिला? बिंदेश्वर पाठक जी को मिला, सुलभ इंटरनेशनल सोशल वर्क के लिए मिला। ये कहाँ के हैं? वैशाली से हैं, रामपुर बघेल से। इनको किस लिए मिला? ये सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, जो इन्होंने सोशल वर्क किया उनके लिए मिला उन्हें।
फिर मिला पद्म भूषण, ये किनको मिला? डॉक्टर CP ठाकुर जी को मिला। ये कहाँ से? मुजफ्फरपुर के लिए। इनको किस फील्ड में मिला? डायग्नोसिस ऑफ कालाजार। ये ऑलरेडी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, 3 टाइम्स MP लोकसभा MP एंड 2 टाइम्स राज्यसभा MP। अब हम करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण हमने पढ़ लिया, पद्म विभूषण। अब हम करते हैं पद्म भूषण। एक मिनट भैया, एक मिनट। पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है आप याद, सॉरी पद्मश्री, पद्मश्री किन? पद्मश्री 5 लोगों को मिला है। पहला जो है वो है सुरेंद्र किशोर। इनको किस फील्ड में मिला है? जर्नलिज्म के फील्ड में मिला है। किन के फील्ड में मिला है? जर्नलिज्म लैंग्वेज एजुकेशन के फील्ड में मिला है। दूसरा है सिवान पासवान। तीसरा है शांति पासवान। इन दोनों को किस लिए मिला है? गोंडा आर्ट के लिए। कहाँ का आर्ट है? मधुबनी, ठीक है। चौथे हैं अशोक कुमार विश्वास जी। अशोक कुमार विश्वास, इनको किसके लिए मिला है? टिकलू आर्ट के लिए। उसके बाद लास्ट हैं पंडित राम कुमार मलिक। इनको किस लिए मिला है? सिंगिंग के लिए। कहाँ से हैं? दरभंगा वाले कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। दरभंगा। क्या क्या है? सुरेंद्र किशोर जो कि जर्नलिज्म से है, सिवान पासवान एंड शांति पासवान गोंडा आर्ट मधुबनी, अशोक कुमार विश्वास टिकलू आर्ट एंड राम कुमार मलिक, पंडित राम कुमार मलिक, इनको सिंगिंग के लिए मिला है। कहाँ से है? ये दरभंगा से है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी इंटू इन्फिनिटी आई, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना आपको कैसे याद रखना है। पद्म आज मैंने पद्म अवार्ड आपको पढ़ा दिया जो बिहार से रिलेटेड था। एक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब बता दिया आपको मैंने। अब कुछ टॉपिक रहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि 1 लाइनर टाइप से हैं, तो उसको भी हम ले लेते हैं। एक अंजलि कुमारी है, इसने क्या किया ना, ये मेडल पूछ लेते हैं ना कि कभी कौन सा मेडल मिला, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इनको सिल्वर मेडल मिला, किस में मिला? नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैम्पियनशिप। कहाँ पे हुआ था भैया? ये मगध यूनिवर्सिटी में हुआ था, गया में। मगध यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है गया में, वहाँ पे हुआ था ये नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैम्पियनशिप, जिसमें अंजलि कुमारी को क्या मिला? सिल्वर मेडल। अब दूसरा है कत्यानी सिंह, ये क्या है? इनको 2 गोल्ड मेडल मिला, 2 गोल्ड मेडल किस में मिला? खेलो इंडिया स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था ये ऑर्गेनाइज? ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज हुआ था। खेलो इंडिया स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल मिला। कौन है वो? कत्यानी सिंह, ये याद रखिएगा आप। और ये है मोहम्मद हुसैन जी, इनको क्या मिला है? इनको मिला है प्राइम मिनिस्टर नेशनल बाल पुरस्कार पटना से है ये। PM नेशनल बाल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मोहम्मद हुसैन को। इसको किस लिए मिला है? इन्होंने वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा एक्सेलेंट फिगर बनाया जिसके लिए इन्हें मिला है PM नेशनल बाल पुरस्कार। तो अब हम लोग फाइनल की ओर हैं। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमने ये जो एनेबल इनक्वालिटी रिपोर्ट है, इनसेट 3DS, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, नेशनल स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड मलेरिया वैक्सीन, कौन था? कैमरोन। याद कर लो भैया, पूछ लेगा। नीतीश डिवाइस, नॉट नीतीश कुमार, इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट डिवाइस। सरेस्टा स्कीम, SC undeserved candidate would be enrolled in private residential schools. One stop center, what is it? Is it under Union Ministry of Women and Child Development? भारत रत्न अवार्ड 5 लोगों को मिला। कौन कौन थे वो?
कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हा राव। ये 5 थे। रामसर साइड मैंने बताया आपको अभी के लिए 80। कौन से 3 कर्नाटका के, 2 तमिलनाडु के। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कितने रैंक है हमारा, 93rd। स्कोर कितना है, उल्टा कर दो, 39। अटल सेतु कितना किलोमीटर, 20.8 किलोमीटर। कहाँ से, मुंबई टू साउथ मुंबई टू नवी मुंबई। याद हो रहा है, आ रहा है सब कुछ? अरे सब याद हो जाएगा। आप 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको पूरा जनवरी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जनवरी याद ही नहीं करना होगा। ऐसे ही हमने सारा टॉपिक कर लिया। अब हम कल क्या करेंगे आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए हमने जनवरी के 2 पार्ट्स पे, पार्ट 1, पार्ट 2 हमने कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स ये दोनों पढ़ लिया। इससे बाहर नहीं आएगा कंसेप्ट और फैक्ट। आप मेरे पे भरोसा करो, क्योंकि मैंने PYQ को देखते हुए ये कुछ बनाया है। जितने भी स्टेट PCS एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, जितना BPSC ऑलरेडी एग्ज़ाम करा चुका है, उन सब में जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो कितना लेवल तक जा सकता है, उसको देखते हुए मैंने ये टॉपिक इनरोल करा है। तो हमने ये कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स पढ़ लिया। अब जो पार्ट 3 आएगा, जो कि कल आएगा होपफुली, वो आपको फैक्ट्स के रिलेटेड मिलेगा। फैक्ट्स, मिसलेनियस फैक्ट्स, लाइक बहुत सारा बुक है, जो बुक्स प्लस एक्सरसाइज प्लस अपॉइंटमेंट्स जो इम्पोर्टेंट होंगे, प्लस डेज, प्लस सम इंटरनेशनल प्लस नेशनल अफेयर्स, जो 1 लाइनर होगा, जो आप पहले मैगजीन में पढ़ते थे ना, जो 1 लाइनर मैगजीन में पढ़ते थे, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, वही मैं उठाऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था AICT किसको, कौन AICT सबसे पहला AICT इंडिया में कहाँ बन रहा है, यूपी में बन रहा है, ये फैक्ट आया हुआ है। तो इस टाइप से फैक्ट्स है, इस टाइप के फैक्ट्स को ये 3rd पार्ट में एनरोल किया जाएगा। और 2 पार्ट हमने कंसेप्ट से पढ़ लिया। अगर आप इस वीडियो को ना 2x के स्पीड में 2 बार देख लोगे ना, तो आपको जनवरी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे आपने हमें पुराने वीडियो पार्ट 1 में जिस तरह प्यार दिया है और जितना सपोर्ट दिखाया है, उसी तरह इस वीडियो में भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दिखाएं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल GS एनालाइज़र को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। विल मीट टुमारो। सुबह बखैर, गुड नाइट।